अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो टेट और डीएससी और दूसरे मुसाबिकती इम्तिहानों में बहुत ही अहम टॉपिक जाना जाता है और यहाँ पर उससे मुतालिक हम बहुत सारी मालूमातें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारे हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो दुनिया का सबसे तवील लिखे वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर है वो हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर है। यहाँ पर देखिए, जो प्रीएम्बल स्टार्टिंग वर्ड्स है, यानी कि जो हमारे दस्तूर के दीपाचे में लिखा गया है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यहाँ से तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए और मुख्तलिफ़ मालूमात हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारे जो दस्तूर है उसमें है तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितने हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो 8वें शेड्यूल में मौजूद है और पार्ट 17 में इससे मुतालिक मालूमात है तो दी गई है। यानी कि हमारे जो दस्तूर है उसमें पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस से मुतालिक मुख्तलिफ़ मालूमात दी गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर का जो दिन है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो बन के तैयार था। तो 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को हमारा दस्तूर बन के तैयार था, उसको अडॉप्ट किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए, जो चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और आप लोग इनसे मुतालिक बहुत सारी मालूमातें जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए अदर मेंबर्स, यानी कि उसमें और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। यहाँ पर जो लीगल एडवाइज़र थे यानी कि जो मशवराकार थे वो BN राव थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर और मुख्तलिफ़ अफराद इसमें शामिल थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में। यहाँ पर अलाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, N गोपालासामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी, ये लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन टाइम, यानी कि दस्तूर को तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा दस्तूर को तैयार करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव ऑन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिजुल अमल, यानी कि उसकी जो शुरुआत की गई उसका जो इफ़ेक्ट में आया वो है 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950। और हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो अब चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि दस्तूर में 22 पार्ट्स है और 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा दस्तूर, उसमें 22 हिस्से हैं यानी कि पार्ट्स है और आर्टिकल्स 395 है और जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल दिए गए हैं। यहाँ पर हम एक बार
सरसरी तौर पर जो इम्पोर्टेंट है डीएससी और टेट के लिए, सिर्फ उससे मुताल्लिक ही पढ़ेंगे। पूरे पार्ट्स यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि दस्तूर का जो पार्ट 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, यानी कि हिंदुस्तान और उसकी जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, जो स्टेट्स है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 1 से 4 तक इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो सिटीज़नशिप है, यानी कि शहरियत। यहाँ पर आर्टिकल 5 से 11 तक उसके अंदर बताया गया है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्ट 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे भी जितने भी मुसाबिकती यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी ये पार्ट बहुत ही अहम है। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हुकूक क्या है, आर्टिकल 12 से 35 में इसके मुतालिक दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि तालीम हासिल करने का जो हक़ है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत है। तो ये जो आर्टिकल 21 है इसको है तो फंडामेंटल राइट के तौर पर बनाया गया। पहले जो आर्टिकल था आर्टिकल 45, इसमें है तो एजुकेशन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता था। तो अब यहाँ पर उसको है तो तब्दील करके 86 अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उसको है तो एक बुनियादी हक़ के तौर पर आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए 6 तरह के हमें बुनियादी हुकूक यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ से, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है, जो अबॉलिशन अनटचेबिलिटी यानी कि छूत-छात से महफूज तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते ये आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 17। इसके बाद यहाँ पर है राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी का हक़, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। उसके बाद राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है, यानी कि रिलीजन यानी कि मज़हब को इख्तियार करने का हक़। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 31 तक दिया गया है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ आर्टिकल 32 टू 35 दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ है, यानी कि जो फंडामेंटल के जो गार्डियंस है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब उसके बाद देखिए आर्टिकल यहाँ पे पार्ट 4 है। पार्ट 4 है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इस आर्टिकल में जो स्टेट है वो अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात बना सकती है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स कैन बी मेक फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। यहाँ पर आर्टिकल 36 से 51 में इससे मुतालिक मुख्तलिफ़ तफसीलात दी गई है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 14A है, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 51A है, ये भी है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसको भी याद कर लीजिए। यहाँ पर जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें शामिल की गई है, जो कि वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे, तालीम में स्कूल में दाखिला कराए। तो यहाँ पर देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, यानी कि ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट
जो अमेंडमेंट कहा जाता है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 में बनाया गया। इसको है तो और एक नाम है इसका, यहाँ पर अच्छा गौर से देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि इस 46 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि छोटा सा दस्तूर। इसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। और एक देखिए यहाँ पर, देर आर 3 वर्ड्स एडेड इन द प्रीएम्बल, यानी कि जो दस्तूर का दिपाचा है उसमें है तो 3 अल्फाज को ऐड किया गया है। एक है सेक्युलर, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है इंटीग्रिटी। इन तीनों को प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पार्ट 9 है जो पंचायत से रिलेटेड है। यहाँ पर आर्टिकल 243 टू 243 ओ, यहाँ पर उसमें है तो पंचायत के जो हुकूक, पंचायत के जो राइट्स है, पंचायत क्या कर सकती है और उससे मुतालिक जो भी तफसीलात है डिटेल, वो इस आर्टिकल में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सवालात पूछे गए हैं, यानी कि जो पंचायत है वो कब से अमल में आई या इसका है तो इम्प्लीमेंट कैसा हुआ। तो यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया और इसको जो नाफिजुल अमल हुआ वो 24 अप्रैल 1993 में इसको नाफिजुल अमल में इस्तेमाल किया गया, यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद देखिए है पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटीज़, आर्टिकल 243 पी टू 243 जेड जी। यहाँ पर 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और इसको जो इफ़ेक्ट हुआ वो है तो 1 जून 1993 में इसको इस पे अमल किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243 जेड एच टू 243 जेड टी। यहाँ पर 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो 2011 में आया। इस तरह से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे हम, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पार्ट 15 यानी कि 15 में 15 जो पार्ट है वो बहुत ही अहम है और यहाँ से भी सवालात पूछे गए हैं इस पार्ट से। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट 15 है 15 है वो इलेक्शन से है। यहाँ पर आर्टिकल 324 से 329 यहाँ से सवालात पूछे गए हैं। आर्टिकल 324 टू 329 यहाँ पर देखिए जो एज, वोट देने की जो एज थी वो 21 थी। इसको चेंज करके 18 साल किया गया, 18 ईयर्स किया गया। और ये कौन-सा अमेंडमेंट था, यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो वोट डालने की जो एज थी वो 21 थी। 21 से जाके उसको क्या किया गया, उसको 18 किया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 81 यानी कि 81 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये 61 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, एक्ट 1988 के तहत है तो जो 18 साल की जो 21 साल की जो एज थी वोट देने की उसको 18 साल किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर पार्ट 18 यहाँ पर देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए, आर्टिकल 352 टू 360, यानी कि इमरजेंसी के जो रूल है यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर इमरजेंसी कितनी है, 3 तरह की है। यहाँ पर देखिए 3 तरह की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी यानी हंगामी हालात। यहाँ पर अगर यूनियन में या स्टेट में कोई हंगामी हालात हो तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को नाफिज करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की इमरजेंसी होती है। पहला है नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताया गया है। उसके बाद है स्टेट इमरजेंसी। इसको ही हम
प्रेसिडेंट रूल्स कहते हैं। ये है तो आर्टिकल 356 में बताया गया है इससे मुतालिक। और यहाँ पर तीसरी जो इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 360 में बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डीएससी और टेट में पूछे जा सकते हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड आज हम मुख्तसर तौर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका हम यहाँ पर मुताला किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।